Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। आज जिस टॉपिक को हम लेकर के आपके सामने आए हैं वो दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान और तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी है। हम सब जानते हैं कि इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रयोगात्मक योजनाओं के कारण बहुत ही विवादास्पद शासक रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 26 वर्षों का रहा। 1325 से 1391 तक वो दिल्ली के गद्दी पर बैठे। यह कोई छोटा सा पीरियड नहीं था। फिर जब हम उनके बाद फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं तो वो 37 वर्षों तक दिल्ली के गद्दी पर हमें दिखाई देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को अगर हम देखते हैं और फिर उसके कार्यान्वयन को देखते हैं तो उनकी योजनाएं हमेशा विफल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर राजा थे। समकालीन इतिहासकार के हिसाब से वो साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन के साथ साथ गणित, खगोल शास्त्र इत्यादि की भी अच्छी खासी जानकारी रखते थे। शायद समकालीन इतिहासकारों की बातों पर अगर विश्वास किया जाए तो दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासक थे। लेकिन फिर भी उनके शासनकाल को कभी भी किसी ने समकालीन इतिहासकार हो या आज के इतिहासकार, वो हमेशा उनकी विफलताओं का ही जिक्र करते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण था कि वो आंतरिक विद्रोह से एक ग्रसित राजा थे। न उन्हें कुलीनों का समर्थन प्राप्त था, न धार्मिक नेताओं का और न सेनाध्यक्षों का। न तो ये तीनों वर्ग उन पर विश्वास करता था और न मोहम्मद बिन तुगलक इन तीनों पर विश्वास करते थे। इसीलिए पूरे शासनकाल में एक बात जो हमें दिखाई देती है वो ये कि राजा स्वयं विद्रोह को शांत करने के लिए सिंध से बंगाल तक भागता फिरता है। हम ये भी जानते हैं कि अब तक दिल्ली की शक्ति बहुत कमजोर नहीं हुई थी। जब तर्माशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था तो उसे मुंह की खानी पड़ी थी। हम ये भी जानते हैं कि उसने हारने के बाद इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इससे ऐसा लगता है कि उनकी पकड़ कुलीनों पर नहीं थी, राज दरबारियों के ऊपर नहीं थी। सेना नायक और सेना लगातार विद्रोह को दबाने के चक्कर में इतना थक गए थे कि वो भी कहीं खिन्न थे। न राजा का कोई विश्वास पात्र था, न राजा किसी का विश्वास पात्र था। फिर हम देखते हैं कि उस काल में
जो लोग समकालीन इतिहासकार या जो यात्रा वृत्तांत लोगों ने लिखा है, उनका ओपिनियन उनके बारे में क्या था। हम जानते हैं कि सामी कट्टर विरोधी थे मोहम्मद बिन तुगलक के और उनके प्रयोगों के और उनकी नीतियों के। दूसरा हम देखते हैं कि इब्न बतूता जो मोरक्कन ट्रैवलर थे और जो काजी के रूप में दिल्ली में पदस्थापित रहे 8 वर्षों तक, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब लिखते हैं तो उसमें विस्मय का बोध दिखाई देता है। उन्हें ताज्जुब होता है कि राजा ये क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उस वक्त के सबसे बड़े समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखा था और जो राज दरबार के एक सदस्य थे, उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास के आईने से देखने में कहीं कोई समर्थन नहीं दिया। अगर हम बदायूनी की बात करें या ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात करें, बदायूनी 16वीं सदी में थे, लेकिन उन्होंने भी जब लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बड़ा ही नकारात्मक चित्रण उनका किया। उन्होंने उनके प्रयोगों के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे शहंशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने तरह तरह के प्रयोग किए। हम ये जानते हैं कि उनके काल में सिंध से लेके बंगाल तक और दक्षिण वो विद्रोह की स्थिति में था। दक्षिण तो लगभग दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। 2 साम्राज्य बहुत बड़े बड़े वहां बने। एक हरियर और बुक्का ने विद्रोह करके एक साम्राज्य बना लिया, दूसरा नोबल्स ने एक और साम्राज्य बना लिया। एक को हम विजयनगर एम्पायर के रूप में बाद में देखते हैं, जो काफी बड़ा और विकसित एम्पायर था, और दूसरे को जो कुलीनों के द्वारा स्थापित था उसे हम बहमनी सल्तनत कहते हैं। इसके अलावा मदुराई में भी वही हुआ। लगभग साउथ मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया। ऐसा नहीं है कि सेना मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत कमजोर थी। हर जगह एक ही बात जो समझ में आती है कि जितने भी चाहे सैनिक अभियान के लिए कोई योजना बनी हो या विद्रोहियों को कुचलने के लिए कोई योजना बनी हो, वो सब के सब योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत ही बुरा था। अपने साम्राज्य को अस्थायित्व देने के लिए, अपनी सेना को मजबूत रखने के लिए जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने उपाय किए थे, वैसा कोई काम मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया था। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो हम देखते हैं कि कुलीन इतने ताकतवर हो चुके थे कि फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी कुलीनों के मदद से मिली थी, और फिरोज शाह तुगलक कुलीनों, सेनाध्यक्षों और धर्म के जो ठेकेदार थे उस समय के, उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध रखते थे। यही कारण था कि 37 वर्ष तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया। पहला जो विवादास्पद उनका कार्य था वो था द्वाब के एरिया में लैंड रेवेन्यू को बढ़ाना।
उन्होंने स्थिति का आकलन नहीं किया कि किसान कितना दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इस बात का ध्यान रखा कि राजकोष में पैसे कम हो रहे हैं। यद्यपि कि हम देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने कृषि पर बहुत ध्यान दिया और एक विभाग ही बना दिया, दीवान अमीर को ही। तो आप में भी जब बहुत मुश्किलें होने लगी लोगों को, तो उन्होंने ऋण दिया और ये कृषि ऋण दीवान अमीर को ही बनने के बाद भी किसानों को दिया जाने लगा और खेती को उन्नत करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन ये बढ़े हुए जो राजस्व थे जमीन के, उन्होंने किसानों को बुरी तरह से परेशान कर दिया था और वो भी राजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसका अर्थ ये है कि योजना तो उन्होंने पैसे कमाने की बनाई, राजकोष को भरने की बनाई, लेकिन उसका भी किसी ठोस आधार पर और लोगों के कष्टों को देखते हुए कोई उपाय उसने नहीं किया, और जो किया भी वो कष्ट झेल रही जनता को उसका लाभ बाद में मिला। किसान विद्रोह की स्थिति में हो गए, सारे कुलीन विद्रोह करते चले गए। अभी मैंने बताया कि दक्षिण उनके हाथ से निकल गया था, बंगाल भी उनके हाथ से निकल गया था, सिंध में भी विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति में राजा योजना तो बना पाता था, लेकिन उसका कार्यान्वयन करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए कि राजा खुद ही हर जगह दौड़ता फिरता था, कोई विश्वास पात्र उसका नहीं था। तब उसने एक योजना बनाई कि दिल्ली से हम राजधानी को दौलताबाद ले जाएंगे, जो लगभग उसके साम्राज्य के मध्य में पड़ता था। चूंकि समकालीन इतिहासकार उनके साथ अच्छा संबंध नहीं रखते थे और कुलीनों को जो दिल्ली में रच बस गए थे, वहां की संस्कृति में रच बस गए थे, उनके लिए दौलताबाद जाना दिल्ली से एक कठिन काम था, घर छोड़कर जाने जैसा हो गया। बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हमें सुनाई पड़ती है। समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि कुलीनों को आदेश दिया गया, आम जनता को आदेश दिया गया, इवन कुत्ता और बिल्ली को भी दिल्ली में नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये बात बहुत सही नहीं लगती, इसलिए कि हम देखते हैं कि सिक्के की ढलाई उस समय में जब राजधानी के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली से दौलताबाद चला गया था, उस वक्त भी दिल्ली में हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि वॉल्ड सिटी, जिसे नाम दिया गया था जहां पनाह का, वो भी दिल्ली में उसी पीरियड में बन रहा था। अब समझदारी या तथ्यों को अगर हम सही ढंग से देखें, तो जो राजा दिल्ली से हट करके दौलताबाद में अपना मुख्यालय ले जा रहा हो, राजधानी ले जा रहा हो, वो उसी समय में दिल्ली में एक घेरा हुआ एक कलाबंद शहर क्यों बसाएगा? इससे भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली पूर्ण तरह से उजाड़ नहीं दी गई थी। एक तरह से ये दोनों राजधानियां कार्यरत थी। फिर दूसरा उनका एक और प्रयोग, जिस पर कि लोग उन्हें बहुत
कमजोर शासक या विवादास्पद शासक या असफल शासक मानते हैं, वो था सांकेतिक मुद्रा का चलन। यहां भी सांकेतिक मुद्रा कोई नई चीज नहीं थी। चीन में कुबलई खान ने कागज के नोट चलाए थे और ईरान में भी उस तरह के प्रयोग सफलतापूर्वक हुए थे। आज हम देखते हैं कि कागज के नोट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अब तो प्लास्टिक के नोट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग गलत नहीं था, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा, ये गलत हो गया। चांदी और सोने के सिक्के की जगह उन्होंने तांबे का सिक्का जारी किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि इसकी मिंटिंग जो मुद्रा बनती है उस पर प्रशासन का कितना अधिकार है, उसकी कितनी निगाह उस पर है कि कोई गलत सिक्का न बना ले, काउंटर फिट उसका तैयार न कर दे, जाली सिक्के न तैयार हो जाए। इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण असर ये पड़ा कि बाहर से जो व्यापारी आते थे वो इस टोकन करेंसी तांबे का जो था उसे सांकेतिक मुद्रा को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और व्यापार कमजोर पड़ गया। दूसरा कि लोग चांदी और सोने के सिक्के तो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब उनको सिक्के में किसी को कुछ देना होता था तो वो ये काउंटरफिट मुद्रा, जाली मुद्रा या फिर तांबे का मुद्रा देना चाहते थे। राजा ने कोशिश किया इसे संभालने का, लेकिन उसका बड़ा भारी घाटा राजकोष को हुआ। उन्होंने सारे तांबे के सिक्के को लिया और उसके बदले लोगों को उन्होंने चांदी का सिक्का दिया। इस तरह से राजकोष खाली हो गया। व्यापार स्थानीय भी और व्यापार बाहरी भी ठप पड़ गए। कोई अपने सामान के बदले इस सांकेतिक मुद्रा को लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में भला व्यापार और वाणिज्य कैसे बढ़ सकता था? यहां भी हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में कमी नहीं थी, कमी थी उसके कार्यान्वयन में। केंद्रीय कंट्रोल जो नहीं था, उसके वजह से जाली सिक्के जारी हुए और असंख्य संख्या में जारी हुए। फिर हम देखते हैं कि जब राजा को पता चलता है कि चीन के लोग कांगड़ा के एरिया में नगरकोट की तरफ, पहले कांगड़ा को नगरकोट साम्राज्य कहा जाता था, वहां अंदर तक चले आते हैं, तो वो 10,000 की बड़ी सेना वहां भेजती है चीनियों को भगाने के लिए। आज भी हम सुनते हैं कि चीन अंदर चले आए हैं, उस वक्त भी शायद ऐसा होता था। लेकिन राजा ने स्पष्ट तौर पर अपने सेना नायक को कहा था कि वो कांगड़ा में ही कैंप करेंगे, लेकिन अति उत्साह में सेनाध्यक्ष ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दिया और अपने सारे सैनिकों को तिब्बतियों के हाथों मरवा डाला, जिसे हम इतिहास में कराचिल अभियान कहते हैं। फिर हम उनकी एक और प्रयोग के बारे में सुनते हैं कि वो खुरासान पर चढ़ाई करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार करते हैं। काफी दिनों तक
वो सैनिकों को तनख्वाह देते हैं और फिर जब ईरान में राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तो फिर उस योजना को छोड़ देते हैं। कमाल की बात यह है कि जिस राजा के अपने क्षेत्र में विद्रोह पर विद्रोह लोग कर रहे हों, स्वतंत्र होने के लिए मचल रहे हों, वो खुरासान पर तो आक्रमण करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे योजनाओं जिसका कार्यान्वयन गलत तरीके से हुआ, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही बुरी तरह बदनाम कर दिया। इसीलिए बदायूनी ने कहा था, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका एक कथन बहुत ही मशहूर हुआ है कि आज राजा प्रजा से मुक्त हो गई और प्रजा राजा से मुक्त हो गई। धन्यवाद। जोहार।